वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। माय नेम इज विजय और आप क्लास 11th की नई सीरीज जो 2022 के हिसाब से आ रही है वो नई सीरीज देख रहे हैं। वीडियो का पहला पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। नाउ दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ ईपी फैमिली के साथ ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती है नोट्स के रिगार्डिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट आप ईपी फैमिली पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेरीज करना है, कोई क्वेश्चंस रेज करना है तो आप हमारे साथ ई पाठशाला पे ज़रूर जुड़िएगा। ई पाठशाला पे आप सभी लोग हमारे साथ टेलीग्राम अकाउंट पे जब जुड़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मिलती रहती है। सो दोस्तों, अभी हम वीडियो के आगे हिस्से में जा रहे हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आपको थोड़ा सा यहाँ से जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोगों ने कम से कम पहला पार्ट तो देखा होगा ही। तो पहले पार्ट के अंदर हमने काफ़ी कुछ समझा था, अभी उसके आगे ही पार्ट जा रहा है। जैसे कि मेनी लैंग्वेज वर स्पोकन इन द रोमन एम्पायर बट द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ओनली ग्रीक एंड लैटिन वर यूज। लैटिन और ग्रीक भाषा का इस्तेमाल ही हमें पता था कि रोम साम्राज्य में होता था। वीडियो के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि रोम साम्राज्य की खासियत यही थी कि उसमें डाइवर्सिटी बहुत थी। डाइवर्सिटी का मतलब विविधताएं बहुत थी, क्योंकि डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे ये पूरा का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। तो ऑफकोर्स भाषाएं भी अलग अलग होंगी। अब अगर भाषाएं अलग अलग है तो हमें इतना अच्छी तरीके से पता था कि भाषाओं में जो मेन भाषा का इस्तेमाल करा जाता था वो दोस्तों ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करा जाता था। यानी कि राजा जो थे वो ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी लैंग्वेज बोला करते होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जैसे अपने इंडिया के अंदर है कि हमने कहा कि भाई 22 भाषाओं को हमने ऑफिशियल कर दिया, लेकिन हम ऑफिशियल जो कागज पत्रों में यूज़ करते हैं वो मोस्टली इंग्लिश या हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता था। ऑल द पीपल इन द रोमन एम्पायर वर सब्जेक्ट ऑफ अ सिंगल रूलर द एम्पायर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे लिव्ड एंड व्हाट लैंग्वेज डज ही स्पोक। यानी कि जितने भी लोग थे वहाँ पे वो सारे के सारे रोमन एम्पायर के अंडर में ही थे। अब चाहे राजा कहीं का भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी जनता जो है राजा जो भी बोलेगा या जहाँ पे भी जनता रहती है वो शासन सभी लोगों को मानना पड़ेगा। तो राजा का शासन यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता था। पूरे रोमन एम्पायर के अंदर आप देखेंगे कि रोमन एम्पायर के अंदर 3 मेन कैरेक्टर हैं। जिस तरीके से आपको मैं थोड़ा सा डीपली समझा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी एक सोच क्लियर हो जाए। आपने बहुत टाइम पहले भी पढ़ा होगा किसके बारे में, आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। फ्रांस की क्रांति मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर नोबैलिटी कह रहा हूँ मैं, क्लर्जी क्लास होती थी, फिर नोबैलिटी क्लास होती थी, फिर नॉर्मल इंसान यानी कि मैंगो मैन, आम आदमी, द मिडल मैन, ये लोग हुआ करते थे। सेम ऐसा ही जिस समय रोमन एम्पायर था तो रोमन एम्पायर के अंदर भी आप देखेंगे कि वहाँ पे भी 3 मेन कैरेक्टर्स, मेन 3 पिलर्स काम किया करते थे। वो 3 कौन से थे अगर आप देखें तो नंबर 1 अकबर कह रहा हूँ मैं, एम्परर दैट मीन्स सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी। मतलब एम्परर दैट मीन्स वहाँ का राजा, शासक, जो कहता था कि सारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सारी पावर्स का मालिक मैं ही होऊंगा। और उसके साथ सेनेट्स वो लोग होते थे जो वेल्दी क्लास होते थे और संसद के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा पकड़ होती थी। और यही रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पे मदद किया करते होंगे। किनकी मदद किया करते होंगे? राजा की मदद किया करते होंगे। तो सेनेट्स कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ राजा जो है कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेनेट्स के ऊपर डिपेंड होता होगा। और सेनेट एक पावरफुल ग्रुप इसलिए होता था क्योंकि राजा को इकट्ठा करके सेनेट्स यानी कि वेल्दी बॉडी जो थी फैमिलीज की वो दिया करती होगी। सिंपल सी बात है। जैसे प्रेजेंट टाइम पे मैं कहूँ कि भारत का सीएम जो है भारत के पीएम है नरेंद्र मोदी जी, और सभी स्टेट से वो रेवेन्यू लेते हैं, टैक्स लेते हैं, और उसके बाद जब टैक्स लेते हैं तो ऑफकोर्स हमें पता है कि पूरे भारत को वही संभालते हैं। देन उसके बाद सब लोग टैक्स देते हैं तो फिर बाद में ये पूरा देश चल रहा है ना। तो इस तरीके से पूरा रोमन एम्पायर ऐसी सिस्टमैटिक ढंग से चलाया जा रहा था जिसमें सेनेट्स की पावर थी। और ऑफकोर्स जितना बड़ा रोमन एम्पायर होगा तो ऑफकोर्स आर्मी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्मी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तीन राज्यों में फैला हुआ साम्राज्य है ये, तीन कॉन्टिनेंट में, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। तो जितनी बड़ी आर्मी होगी उतना बड़ा इनका दबदबा होगा। तो आर्मी को कहा जाता था कि भाई देखो आप जो भी हैं आपको पेंशन भी मिलेगी जैसे आज की डेट में मिलती है, आपको सैलरी भी मिलेगी,
और बीच में डिस्प्यूट भी अगर होता है तो आप ऑफकोर्स छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ एक टाइम पीरियड दिया गया, जैसे आज की डेट में होता है ना कि आपको अगर आप आर्मी में ज्वाइन होंगे तो आपको 20 साल सर्विस करनी है, 16 साल की सर्विस के बाद आप निकल सकते हैं। लेकिन अभी तो अग्निवीर आ गया, अभी तो सिचुएशन ही कुछ और हो गई है ना। तो ऐसे ही वहां पे ये था कि आर्मी को कहा जाता था कि आपको आर्मी में अगर एक बार आप ज्वाइन हुए हैं तो आपको 25 साल तक तो सेवा देनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो राजा मैं कह सकता था कि जब रोमन रिपब्लिक हुआ था और वहां पे गणतंत्र के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सिस्टम चलता होगा, तो उस समय सेनेट जो थे ना वो बहुत पावरफुल थे, क्योंकि गणतंत्र होने का मतलब है शासन व्यवस्थाओं को सही तरीके से चलाने की पावर सीनेट्स के पास होती थी। कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे तो सीनेट्स ही सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती थी, जिसमें राजा को भी सुननी पड़ जाती थी कि भैया ठीक है, जैसे कि मान लो कि पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी, अब वो जो भी कुछ कहेंगे तो ऐसे तो नहीं कि उन्होंने कुछ भी कह दिया और मान लिया जाएगा, नहीं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर बिल पास होगा और उसके बाद जाके वहाँ पे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के साइन होंगे और फिर कोई जाके एक्ट सामने आता है। सेम ऐसा ही जब पूरी तरीके से रोमन रिपब्लिक था तो सेनेटर्स जो थे, मतलब आपको पता है कि आज भी इटली की संसद को हम सेनेट बोलते हैं ना, तो दोस्तों उस टाइम पीरियड पे भी सेम ऐसा ही था कि सेनेट्स की पावर ज़्यादा थी यहाँ पे। लेकिन ये 3 कैरेक्टर आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब रोमन रिपब्लिक था तो उस टाइम पीरियड पे कब तक था ये, सिर्फ और सिर्फ 27 BCE तक था। मतलब ये टाइम पीरियड क्या है समझा देता हूँ मैं दोबारा से। टाइम पीरियड ये है क्या, देखो अगर आपने क्लास में 10th क्लास में या 6th क्लास में इंटीजर्स सीखा होगा, आपने पूर्णांक सीखा होगा, मैंने बताते हैं उसके अंदर के जीरो के उस तरफ जाओगे तो ऑफकोर्स आपको प्लस में नंबर मिलेंगे, जीरो के इस तरफ जाओगे तो आपको माइनस में नंबर मिलेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा था कि 506 से लेके 27 BC, 506 से लेके 27 BCE, ये 27 BC यहाँ तक तो रोमन जो था वो रिपब्लिक था। मतलब जो भी होता था क्या कहते हैं सिस्टम, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होता था 27 BCE तक। लेकिन दोस्तों 27 BCE के बाद ऑक्टेवियन एक नया राजा आया और उसने कहा कि भैया जो मैं कहूंगा वही होगा, सीनेट्स किसी काम के नहीं रहेंगे, सीनेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, लेकिन अगर मैंने मना कर दिया कि ये नहीं होगा तो ऑफकोर्स ये नहीं होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा डीपली समझाया नहीं गया है, सो दैट इज़ वाई मैं आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि रिपब्लिक था 509 से लेके 27 BC, कहीं 506 भी लिखा हुआ है। लेकिन 27 BCE के अंदर जब ऑक्टेवियन आ गया, ऑक्टेवियन कौन था दोस्तों, ऑक्टेवियन था जूलियस सीजर का बेटा। जूलियस सीजर कौन था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रोमन के अंदर समय समय पे अलग अलग राजाओं का वास होता चला गया, नए नए राजा रोमन के अंदर आए। तो ये जो व्यक्ति थे क्या कहते हैं जूलियस सीजर, इनका अगर टाइम पीरियड अगर आप देखने की कोशिश करें तो कम से कम ये 55 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इनके सत्ता रोम के अंदर ये राजा थे, जब ये राजा थे रोम के अंदर जूलियस सीजर, तो आप देखेंगे कि उस टाइम पीरियड पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से सिस्टम चलता था। लेकिन जूलियस सीजर के ये अडॉप्टेड सन थे ऑगस्टस, ऑगस्टस को ही ऑक्टेवियन कहा जाता था, याद रखिएगा ऑगस्टस को ही ऑक्टेवियन कहा जाता था। और ये पहला बंदा था जिसने अपने आप को प्रिंसिपलेट की उपाधि दी। प्रिंसिपलेट का मतलब ये होता है कि जो ऑगस्टस ने कहा, सीनेट्स की पावर और राजा की पावर दोनों ही इसी के अंडर में थी। जूलियस सीजर ने ये चीज क्लियर बोल दिया था कि मेरा गोद लिया हुआ बेटा सत्ता पे आ सकता है, इसीलिए जूलियस सीजर जो था ऑगस्टस वो सत्ता पे आया। और सत्ता पे आने के बाद ऑफ कोर्स काफी लंबे समय तक इसने शासन चलाया पूरे रोमन एम्पायर में। और रोमन एम्पायर का जो शासन चलाया गया अगस्टस के टाइम पीरियड पे, वो बिल्कुल पीसफुल बोला गया, इतना जरूर याद रखिएगा, वो बिल्कुल पीसफुल बोला गया। अगस्टस के बाद उसका गोद लिया हुआ बेटा आता है टाइबेरियस, उसका भी टाइम पीरियड काफी अच्छा था। फिर उसके कई सौ सालों के बाद एक टर्जन करके एक बंदा भी आता है। आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, जस्ट उसके बाद नहीं है ये काफी टाइम पीरियड के बाद टर्जन आता है। टर्जन ही वही बंदा होता है जो कहता है कि यार काश मैं भी अलेक्जेंडर की तरह नौजवान होता और पूरे वर्ल्ड को जीतने के लिए निकल जाता। इसकी सोच थी कि भारत को जीतेगा ये, इसका सपना था भारत को जीतना, ऑफ कोर्स जो पूरा नहीं हो सका। तो क्लिस्टर क्लियर आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में ये आ रहा है कि रोमन एम्पायर 509 से लेके 27 BCE
इस टाइम पीरियड पर रोमन रिपब्लिक था। रोमन कहाँ तक था रिपब्लिक? 0 से अगर आप 27 साल आगे जाए तो इस टाइम पीरियड पे अगस्टस का टाइम पीरियड आ चुका था। ऑक्टेवियन जिसे हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड आ चुका था। लेकिन उससे अगर हम 509 साल पीछे जाएं, 509 साल, 0 से 509 साल से लेके यहाँ जाए और यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो इस टाइम पे रोमन रिपब्लिक था। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि सीनेट्स की पावर ज़्यादा रहनी। लेकिन इस टाइम पीरियड पे ऑक्टेवियन आ गया, जिसको बाद में ऑगस्टस के नाम से जाना गया, ऑगस्टस के नाम से जाना गया। दोस्तों, इस बंदे ने कहा कि अब सारी सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, सारी सत्ता का मालिक मैं ही हूँ। और इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 27 BC से लेके 14 AD तक। 14 AD का मतलब क्या है दोस्तों? अगर आप 0 से 14 साल आगे चले जाएंगे तो ये वो टाइम पीरियड था, है ना। टाइम को 2 हिस्सों में बांटा गया ना, BCE और AD। AD को एनो डोमिनी बोला जाता है, BC को बिफोर क्राइस्ट एरा बोला जाता है। इसके बारे में अगर नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा बताया हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ा सा ये है, आप देख सकते हैं। अब टर्जन ये वही था जो मैंने बताया था आपको, उसका सपना था कि पूरे भारत को जीतना, तो ये आपको मिल जाएगा बुक में। अच्छा, सीनेट्स कौन होते थे? सीनेट्स मैंने आपको बता दिया, बॉडी हेल्दी बॉडी कह रहा हूँ मैं, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग होते थे। रोमन रिपब्लिक ऑफ कोर्स ये 509 बोल सकता हूँ, इस टाइम पीरियड पे था, लेकिन बाद में खत्म हो गया। पावरफुल थे ये लोग जब तक रोमन रिपब्लिक था, लेकिन बाद में खत्म हो गए ये लोग जब रोमन रिपब्लिक नहीं था, राजा के हाथ में सारी पावर आ गई। फीचर्स ऑफ रोम आर्मी की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स ये पेड होते थे, प्रोफेशनल सोल्जर्स होते थे। 25 ईयर्स की सर्विस इन्हें देनी पड़ती थी, और एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा पेड भी मिलता था इन लोगों को। मेन बात इसमें ये थी कि रोमन एम्पायर के अंदर जो सैनिक थे ना, वो अलग अलग टुकड़ियों में बटे हुए थे। सबसे अच्छी बात ये कि अलग अलग टुकड़ियों में बटे हुए थे, और रोम की सेना का कोई जवाब नहीं। वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज बॉडी था, जो ऑफ कोर्स कुछ भी फैसला लेना होता, पावरफुल डिसीजन। आर्मी पूरी तरीके से सीनेट से नफरत करती थी। इट कैन बी सेड दैट द एम्परर एंड द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर 3 प्लेयर इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। तो ये है कि उस सीनेट से गुस्सा इसलिए करती थी क्योंकि रोमन जब रिपब्लिक था तो आर्मी में जो बदलाव लेने होते थे वो रोमन रिपब्लिक में सीनेटर्स लेते थे। सीनेटर्स वेल्दी क्लास होते थे और वो अपने इशारों पे सिपाहियों को नचाना चाहते थे, लेकिन इसी वजह से उनके बीच में नफरत होती थी, सीनेटर्स के बीच में, सिपाहियों के बीच में। लेकिन सिपाही तो कुछ कर नहीं सकते थे ना, इसीलिए आप कह सकते हो कि इनके बीच में अपवाद रहता था रोमन रिपब्लिक में। लेकिन रोमन रिपब्लिक में सबसे अच्छी बात ये थी कि ये 3 जो बॉडी थी वो पूरे रोमन एम्पायर को चला रही थी। अब यहाँ पे कोई भी पिलर अगर खराब हो जाएगा तो रोमन एम्पायर किसी काम का नहीं रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि जब रोम के अंदर अगस्टस का टाइम पीरियड था तो वो टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा क्या था, अच्छा था, शांति काल वाला था। जूलियस सीजर का बेटा अगस्टस, और जूलियस सीजर ने अगस्टस को गोद लिया था, और गोद लिए हुए बेटे को उस टाइम पे मान्यता प्राप्त थी कि गोद लिया हुआ बेटा भी शासन में, सत्ता में भाग दौड़ी कर सकता है। इवन अगस्टस ने भी एक बेटे को गोद लिया था, उसका नाम था टाइबेरियस। टाइबेरियस के टाइम पीरियड पर भी रोमन एम्पायर काफ़ी फला फूला। रोमन एम्पायर में मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पीरियड पर अडॉप्टेड चाइल्ड को माना जाता था, और रोमन एम्पायर में ये था। तो उस टाइम पीरियड पे भी मैं कह सकता हूँ कि अगस्टस के टाइम पीरियड पे भी काफ़ी अच्छा सिस्टम रहा, और टाइबेरियस के टाइम पीरियड पे भी काफ़ी अच्छी सत्ता बनी रही। जब अगस्टस ने सत्ता पे आया और तुरंत ही उसने सीनेट्स की पावर को कम कर दिया, तो ऑफकोर्स सीनेट्स तो नाराज होंगे, लेकिन ऑफकोर्स राजा की बात को कोई नहीं टाल सकता है। याद रखिएगा, सीनेट्स की पावर कम हुई थी, लेकिन राजा की बात को कोई नहीं टाल सकता है, क्योंकि राजा राजा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस बुक के अंदर 2 सिनेरियो कवर करे गए हैं। जब रोमन रिपब्लिक हुआ और 0 से पहले वाला टाइम पीरियड, वो अर्ली रोमन एम्पायर कहलाया। अर्ली रोमन एम्पायर के बाद फिर आप देखेंगे एक लेट रोमन एम्पायर भी आया था, जो कम से कम 0 से 600 साल 700 साल जब आप आगे जाएंगे तो वो होता है लेट रोमन एम्पायर। तो उसके बारे में भी बुक में डिस्कस होगा। लेकिन याद रखिएगा, जब रोमन रिपब्लिक था और जब अगस्टस का टाइम पीरियड आया तो उसने अपने आप को प्रिंसिपलेट कहा, और प्रिंसिपलेट पेपर आता है। क्या आप बताइए कि प्रिंसिपलेट का मतलब क्या होता है? तो प्रिंसिपलेट का मतलब ये होता है जहां पर राजा के हाथों में सीनेट्स की शक्तियां और खुद की राजा की शक्तियां दोनों एक साथ आ जाए तो उसे हम प्रिंसिपलेट कहते हैं। जैसे जर्मनी के अंदर हिटलर था,
उस पर आर्मी की सारी पावर, उसके पास प्रधानमंत्री की सारी पावर थी, उसके पास पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल था, तो वो भी एक तरीके का प्रिंसिपलेट था। तो कहने का मतलब वो शांति युग इसलिए हो सकता होगा क्योंकि जो राजा ने कहा वो सभी लोगों को मानना पड़ेगा, कुछ ऐसा है ना। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को एज ऑफ द पीस कहा गया। और याद रखिएगा इंटरनल जो भी मुद्दे होते थे, सैन्य अभियान से जुड़े हुए मुद्दे होते थे, उसमें ज़्यादातर राजा की ही क्या कहते हैं बातचीत देखी जाती थी। अब चाहे जूलियस सीजर हो, चाहे ऑगस्टस हो, चाहे टाइबेरियस हो, चाहे टर्जन हो, चाहे गैलिनियस हो, कोई भी बंदा जो भी सत्ता के अंदर आया दोस्तों, उस टाइम पीरियड पे रोम एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किस हिसाब से रही होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा एम्पायर फला फूला, उसके बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी भी राज्य को इतना बड़ा होना, किसी भी राज्य का इतना लंबे समय तक शासन चलाना, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम वही बात समझेंगे कि किस तरीके से सेनेटर्स आए, किस तरीके से नए राजा आए, किस तरीके से उन्होंने शासन की भागदौड़ को चलाया, किस तरीके से जनता को हैंडल करने की कोशिश करी, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव के हिस्से में आता है। सम्राट अशोक पूरे अखंड भारत का निर्माण कर ही इसीलिए पाए क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बहुत अच्छी थी। अकबर आपको पता होगा मुगल डायनेस्टी का इतना पावरफुल रूलर था, वो इतने बड़े इलाके को राज इसलिए कर पाए क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा था। इसलिए रोमन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ा जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लिस्टर क्लियर समझ में आ रही होगी हिस्ट्री में पहली बार हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ईपी फैमिली पे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ेगा फॉर योर नोट्स। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।